तो 1964 में IUCN ने क्या किया था, लाल सूची की स्थापना की थी। इसने कई अभिसमयों के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाई। ठीक है, जैसे आर्द्र भूमियों पर रामसर अभिसमय है। ठीक है, 1971 में जिसका गठन हुआ था। आर्द्र भूमियों पर रामसर अभिसमय, अरे यार पेन, 1971 में। ठीक है, फिर विश्व विरासत अभिसमय जो है उसके निर्माण में भी क्या हुआ, ये सहायक रहा, जो कि 1972 में जिसका गठन हुआ। ठीक है, फिर संकटापन्न प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय 1974, और जैव विविधता अभिसमय 1992। इसमें इसकी क्या रही, सहायक भूमिका रही। ठीक है, अब जो IUCN की लाल सूची है, ठीक है, उस लाल सूची क्या करती है, जो विश्व के पादप हैं, ठीक है, वृक्ष हैं, ठीक है, और जो पशुओं की प्रजातियां हैं, उनकी वैश्विक संरक्षण स्थिति को दर्शाने वाली ये क्या है, सबसे व्यापक सूची है। ठीक है, चलिए, तो लाल सूची यही प्रकाशित करता है, इसलिए ऑप्शन हमारा सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा नियम या परिकल्पना ठंडी जलवायु वाले स्तनधारियों के कान, और चलिए ये पूछा नहीं जाता, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, अगला देखते हैं। प्रायः सुर्खियों में रहने वाले कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य जो है वो राजस्थान प्रदेश के राजसमंद जिले में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है, राजस्थान प्रदेश के राजसमंद जिले में स्थित है। ये जो कुंभलगढ़ का किला है, और कुंभलगढ़ के किले को चारों तरफ से घेरता है। ठीक है, और ये अरावली पर्वत तक विस्तारित है। ठीक है, जो अरावली पर्वत है राजस्थान में, वहाँ तक ये विस्तारित है, और कुंभलगढ़ के किले को चारों ओर से घेरता है। ठीक है, ये राजसमंद, उदयपुर और पाली, ये जो ज़िले हैं उनके कुछ कुछ भागों को आच्छादित करता है। ठीक है, यह जो अभयारण्य है वह संकटापन्न प्रजातियों तथा कुछ अन्य प्राणियों का क्या है, पर्यावास स्थल है। यहाँ पर पाए जाने वाले मुख्य जीव क्या हैं, सांभर, नीलगाय, चौसिंगा, चौसिंगा मतलब चार सींग वाला जो मृग होता है उसी को चौसिंगा कहा जाता है। ठीक है, और चिकारा। ठीक है, कौन कौन, सांभर, नीलगाय, चौसिंगा, चिकारा आदि इसमें क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, यह भारत में बाघों के उच्चतम घनत्व वाला बाघ आरक्षित क्षेत्र है। ठीक ही है, देखिए वो भारत में बाघों के उच्चतम घनत्व वाला यह आरक्षित क्षेत्र नहीं है, अपितु भारत में यदि बाघों के अत्यधिक घनत्व वाला आरक्षित क्षेत्र पूछा जाए तो उत्तराखंड का एक कॉर्बेट बाघ आरक्षित क्षेत्र है। ठीक है, CTR, ठीक है, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पर जो उत्तराखंड में पाया जाने वाला जो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है, इसमें प्रत्येक 100 वर्ग में, ठीक है, 100 वर्ग किमी में 14 बाघ पाए गए हैं। ठीक है, तो ये भारत में सबसे ज़्यादा घनत्व वाला आरक्षित क्षेत्र है, इतना याद रखिए। ठीक है, उसके पश्चात यदि बात की जाए तो काजीरंगा, फिर नागरहोल, ठीक है, फिर ओरंग बाघ आरक्षित है। ठीक है,
तो इस प्रकार से सबसे ज़्यादा घनत्व वाला कौन है? CTR है, उसके पश्चात है काजीरंगा, फिर नागरहोल, फिर ओरंग। तो पहला वाला हमारे यहाँ गलत हो गया है। दूसरा, यह राजस्थान में स्थित है, सही बात है, ठीक है। तो दूसरा वाला यहाँ पर सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। लेमरू हाथी रिजर्व, देखिए जो लेमरू हाथी रिजर्व है वो छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। लेमरू हाथी रिजर्व छत्तीसगढ़ में है। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से वित्त मंत्रालय के विभाग हैं? लोक उद्यम विभाग, सही बात है। निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग, निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग, ये भी है। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, ठीक है। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग जो है वो वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन आता है, ठीक है। इसलिए वाला गलत हो जाता है। तो 1 और 2 हमारा सही है। निम्नलिखित में से कौन जैव आवर्धन पद को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? ठीक है, जैव आवर्धन। देखिए जो जैव आवर्धन होता है ना, वह किसी जीव में, कोई जीव है उसमें जल और जो खाद्य पदार्थ होते हैं, ठीक है, उन खाद्य पदार्थों के द्वारा उन खाद्य पदार्थों का जब वो सेवन करते हैं तो सेवन के द्वारा क्या होता है, किसी रसायन का संचय उनके अंदर हो जाता है, ठीक है। उसी संदर्भ में इस शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैव आवर्धन का प्रयोग कब किया जाता है? जब कोई जीव जल एवं खाद्य पदार्थों का सेवन करता है तो उस सेवन के परिणाम स्वरूप क्या होता है, कुछ रसायनों का उसके शरीर के अंदर संचय हो जाता है, उसी को ये संदर्भित करता है, ठीक है। जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, जीव में उस रसायन की सांद्रता बढ़ जाती है, ठीक है। और ये सांद्रता जो है, रसायन की जो सांद्रता है, वह जब जल से संपर्क होता है तो वो क्या होता है, अधिक हो जाता है, ठीक है। और यदि साधारण शब्दों में कहा जाए तो जब खाद्य श्रृंखला के उच्चतम पोषण स्तर पर विषाक्त पदार्थ का जो संकेंद्रण होता है उसी को जैव आवर्धन कहा जाता है, ठीक है। चलिए, प्राकृतिक और मानव जनित दोनों कारणों से जल निकायों से ऑक्सीजन का ह्रास होना, ठीक है। प्राकृतिक और मानव जनित दोनों कारणों से जब जल निकायों से ऑक्सीजन का ह्रास होता है ना, तो उसे हम लोग सुपोषण की प्रक्रिया कहते हैं। किसकी प्रक्रिया कहते हैं? सुपोषण की प्रक्रिया कहते हैं। और खाद्य श्रृंखला के साथ विषाक्त पदार्थों के संकेंद्रण की सांद्रता में वृद्धि, ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है, सही हो जाता है। खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक स्तर पर ऊष्मा के ह्रास में वृद्धि, ठीक है, ये गलत हो जाता है। तो खाद्य श्रृंखला होगा। कृषि क्षेत्रक से उत्सर्जित अपशिष्ट जल के कारण जल निकाय में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट में वृद्धि, ये गलत है, ठीक है। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। सैनिटरी लैंडफिल, सैनिटरी लैंडफिल क्या है? तो ये इसको हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर से जान लेते हैं सैनिटरी लैंडफिल आखिर होता क्या है, ठीक है। देखिए सैनिटरी लैंडफिल जो है वह सार्वजनिक स्वास्थ्य या सुरक्षा को बाधाएं उत्पन्न किए बिना जो भूमि होती है उस भूमि पर जो अपशिष्ट हैं उन अपशिष्टों के निपटान की एक विधि है, ठीक है। इससे क्या होता है
सार्वजनिक स्वास्थ्य को सुरक्षा नहीं पहुंचता है, सार्वजनिक स्वास्थ्य को कोई खतरा उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है। और हम क्या करते हैं, भूमि जो होती है, इस भूमि पर जो अपशिष्ट होते हैं उनको मिट्टी से हम उसको ढक देते हैं। ठीक है। और मिट्टी से जब हम इसे ढक देते हैं तो यहाँ पर कीड़े नहीं पहुँच पाते हैं। बाद में इसका जो कवक और जीवाणु होते हैं वो इसको क्या कर देते हैं, अपघटित कर देते हैं इसको। ठीक है। और ये जो इनके अपघटन की प्रक्रिया है, इसके निपटान की जो प्रक्रिया है, ठीक है, यह एक क्या है, जैविक विधि है, अनिवार्यतः एक प्रकार की जैविक विधि है। ठीक है। और जो अपशिष्ट होते हैं इसमें वो 5 चरणों से गुजरते हैं। ठीक है। कितने चरणों से गुजरते हैं, 5 चरणों से गुजरते हैं। ठीक है। प्रथम चरण में क्या होता है कि जो वायवीय जीवाणु होते हैं वो उपलब्ध जो ऑक्सीजन होता है उसका ह्रास कर लेते हैं। ठीक है। क्या करते हैं, जो जीवाणु होते हैं, वायवीय जीवाणु, वायु में रहने वाले जो जीवाणु होते हैं वो ऑक्सीजन का ह्रास कर देते हैं। ठीक है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, तापमान में गिरावट आ जाती है। ठीक है। जब ऑक्सीजन का ह्रास होगा तो तापमान में क्या आ जाती है, गिरावट आ जाता है। और फिर दूसरा चरण आता है। दूसरे चरण में क्या होता है, जो मतलब यहाँ पर अब भाई अब तो वहाँ से ऑक्सीजन चला गया तो क्या होती है, अवायवीय परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है। तो क्या होता है फिर, जो हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ से क्या होने लगता है, उत्सर्जन होने लगता है द्वितीय चरण में। ठीक है। द्वितीय चरण में कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन का उत्सर्जन होने लगता है। ठीक है। तृतीय चरण में जीवाणु जो होते हैं उन जीवाणुओं की आबादी में वृद्धि हो जाती है। ठीक है। जीवाणुओं की आबादी में वृद्धि होती है और मीथेनोजेनिक गतिविधि आरंभ हो जाती है। ठीक है। चौथे चरण की यदि बात करें तो जो तृतीय चरण में मीथेनोजेनिक गतिविधि आरंभ हुई थी वह यहाँ पर स्थिर हो जाती है। ठीक है। मीथेनोजेनिक गतिविधि क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है। और अब आता है लास्ट चरण। लास्ट चरण में क्या होती है, जो कार्बनिक पदार्थ हैं उन पदार्थों का नाश हो जाता है। ठीक है। उनका अवक्षय हो जाता है और यहाँ पर जो ये सिस्टम है वह पुनः वायवीय अवस्था में लौट आता है। ठीक है। इस प्रकार से अपशिष्ट का यहाँ पर क्या हो जाता है, निपटान हो जाता है। देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। वायवीय जीवाणु द्वारा उपलब्ध ऑक्सीजन का ह्रास करना। ठीक है। जो वायवीय जीवाणु होते हैं उपलब्ध ऑक्सीजन का ह्रास करते हैं, ये तो प्रथम चरण की परिघटना है। और इसके परिणाम स्वरूप क्या हो जाता है, तापमान में गिरावट आ जाती है। दूसरा, मीथेनोजेनिक गतिविधि प्रारंभ होना। ठीक है। सही बात है, मीथेनोजेनिक गतिविधि भी यहाँ पर प्रारंभ हो जाती है। अवायवीय परिस्थितियों का प्रारंभ होना, ये भी सही बात है, अवायवीय परिस्थिति भी उत्पन्न हो जाती है द्वितीय चरण में। ठीक है। और कार्बनिक पदार्थों का ह्रास होना। जो कार्बनिक पदार्थ हैं उन कार्बनिक पदार्थों का ह्रास भी हो जाता है। ठीक है। तो चारों ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हो जाते हैं। अच्छा, एक क्रम से लगाने के लिए कह रहा है, उपरोक्त चरणों को उनके घटित होने के सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। चलिए, तो यहाँ पर जो एक वाला ऑप्शन है वो सबसे पहले घटित होता है। ठीक है। वायवीय जीवाणु द्वारा उपलब्ध ऑक्सीजन का ह्रास कर लिया जाता है। ठीक है। सबसे पहली गतिविधि है। दूसरा, मीथेनोजेनिक गतिविधि प्रारंभ होना। ठीक है। तो मीथेनोजेनिक गतिविधि जो है तीसरे नंबर पर प्रारंभ होती है। दूसरे नंबर पर क्या होती है, अवायवीय परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो 1 और 3 और 2 4, 1 3 2 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। 1 3 2 4 यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा के प्रवाह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खाद्य श्रृंखला में, ओहो, खाद्य श्रृंखला क्या होती है। खाद्य श्रृंखला को हम लोग पहले जानते हैं, फिर उसके बाद ऊर्जा प्रवाह को जानेंगे। देखिए, खाद्य श्रृंखला जो है ना, वो जीवों का एक दूसरे को भक्षण करने का क्रम है। ठीक है। जीवों का एक दूसरे को भक्षण करने का क्या है, क्रम है। और ऊर्जा प्रवाह क्या है, ऊर्जा प्रवाह जो है
वह उत्पादक से, ठीक है, जो शीर्ष उपभोक्ता होते हैं उन तक ऊर्जा प्रवाह को उन तक जो जो ऊर्जा का प्रवाह होता है उसे ऊर्जा प्रवाह कहा जाता है। यह सदा एक दिशीय होता है, ठीक है। मान लीजिए कि ये उत्पादक जो वृक्ष होते हैं उत्पादक होते हैं, ठीक है, उत्पादक हो गए, उत्पादक, ठीक है। फिर प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, ठीक है, और तृतीयक उपभोक्ता, ये क्रम है ना। तो इस क्रम से मान लीजिए उत्पादक हो गए, यहाँ पर इन्होंने किसी चीज़ को उत्पन्न किया तो इनके पास पूरी ऊर्जा रहती है, ठीक है। ऊर्जा की मात्रा मान लीजिए इतनी है, फिर यहाँ पर जब जाएगी तो यहाँ पर इतनी ऊर्जा पहुँचेगी, ठीक है। यहाँ पर और जाएगी तो और कम ऊर्जा पहुँचेगी, यहाँ पर जब जाएगा तो एकदम ऊर्जा बहुत ज़्यादा कम पहुँचेगी, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं, ऊर्जा प्रवाह कहते हैं। और ये जो ऊर्जा प्रवाह होता है हमेशा एक दिशीय होता है। देखिए एक दिशा में जा रहा है ना, एक दिशीय होता है। ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है, हमेशा एक दिशीय होता है। या उत्पादक से जो शीर्ष उपभोक्ता है, ठीक है, उत्पादक से शीर्ष उपभोक्ताओं तक ऊर्जा प्रवाह को ऊर्जा प्रवाह कहा जाता है, ठीक है। यह हमेशा एक दिशीय होता है, इस बात को याद रखिएगा। और आपको बता दूं कि प्रत्येक स्थानांतरण पर जब स्थानांतरण होता है ऊर्जा का, ठीक है, तो भोजन से अत्यधिक ऊर्जा ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऊर्जा थी उत्पादक के पास, तो उत्पादक से जब ऊर्जा यहाँ पर गई तो यह अत्यधिक ऊर्जा नष्ट हो गई कि नहीं नष्ट हो गई, जाने में नष्ट हो गई, ठीक है। ऊष्मा के रूप में क्या हो गई, नष्ट हो गई। तो ये जो उत्पादक के पास जो ऊर्जा है इसका 10% ऊर्जा ही कहाँ पहुँचा है, प्राथमिक उपभोक्ता के पास, ठीक है। प्राथमिक उपभोक्ता के पास जो ऊर्जा है उस ऊर्जा का 10% कहाँ पहुँचेगा, द्वितीयक उपभोक्ता के पास। और द्वितीयक उपभोक्ता के पास जो 10 या 12% जितना पहुँचा है उसका जो 10-12% होगा वह तृतीयक उपभोक्ता के पास स्थानांतरित होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह सदैव एक दिशीय होता है, सही बात है। प्रत्येक पोषण स्तर पर ऊर्जा का ह्रास 10 से 15% की सीमा में होता है। ऊर्जा का जो ह्रास है ना वह 80 से 90% क्या होता है, 80 से 90% ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाता है, ठीक है। केवल 10-15% ही क्या पहुंचता है, अगली सीमा में पहुंचता है, इसलिए वाला गलत हो जाता है, ठीक है। पोषण स्तर जितना अधिक होगा उपलब्ध ऊर्जा उतनी ही अधिक होगी, ठीक है। पोषण स्तर जितना ही अधिक होगा उपलब्ध ऊर्जा उतनी ही अधिक होगी। मान लीजिए यह प्राथमिक उपभोक्ता है, यह द्वितीयक उपभोक्ता है, यह तृतीयक उपभोक्ता है, नहीं, यह प्राथमिक, यह उत्पादक है, यह प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता है। तो अब यहाँ पर जैसे जैसे ऊर्जा जाएगी, ठीक है, तो कम होती जाएगी, ठीक है, कम होती जाएगी। तो ये प्रश्न क्या कर रहे हैं, पोषण स्तर जितना अधिक होगा, ठीक है, उपलब्ध ऊर्जा उतना अधिक होगा। ये गलत हो जाएगा क्योंकि धीरे धीरे ऊर्जा क्या होती है, कम होती जाती है। तो यहाँ पर क्या होगी, ऊर्जा कम होगी, ठीक है। इसलिए वाला ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाता है। तो केवल एक ऑप्शन हमारा सही है, सी ऑप्शन सही हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं सुपोषी झील से संबंधित है। अच्छा, सुपोषी झील, ये सुपोषी झील क्या होती है, तो इसको मैं आपको बताता हूँ। देखिए हमने आपको बताया था कि एक सुपोषण की प्रक्रिया होती है, ठीक है। कौन सी प्रक्रिया होती है, सुपोषण की प्रक्रिया। उस सुपोषण की प्रक्रिया को हमने बताया था क्या होती है। तो इसमें जो जल निकाय होता है उसमें पोषक तत्वों की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है, ठीक है। जब जो जलीय निकाय होते हैं उनमें मानवीय गतिविधियों के कारण या प्राकृतिक रूप से जब पोषक तत्वों का वहाँ पर
मतलब पोषक तत्व तो अधिक मात्रा में पहुंच जाते हैं, तभी क्या होती है, सुपोषण की प्रक्रिया होती है। ठीक है, और ये जो है एक प्रकार से पर्यावरणीय चिंता है। ठीक है, पर्यावरणीय क्या है, एक प्रकार की चिंता है। इसके कारण जल की जो गुणवत्ता है ना, उस जल की गुणवत्ता में गिरावट आ जाती है। ठीक है, जल निकायों में घुलित ऑक्सीजन का क्या हो जाता है, ह्रास हो जाता है। ठीक है, जो जलीय निकाय होते हैं उनमें जो घुलित ऑक्सीजन होता है, उस ऑक्सीजन का क्या हो जाता है, ह्रास हो जाता है। ठीक है, और ये मृत क्षेत्र बन जाते हैं। फिर लास्ट में जाकर क्या बन जाते हैं, मृत क्षेत्र बन जाते हैं। जब यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो कोई जीवित कैसे रह सकता है, कोई जलीय प्राणी जीवित ही नहीं रह पाएगा, इसलिए मृत क्षेत्र बन जाते हैं। ठीक है, अब जल में देखिए हमारा प्रश्न जो है सुपोषी झील से संबंधित है। तो जल में सुपोषण की प्रक्रिया कैसे होती है उसको जरा देखते हैं। ठीक है, देखिए जो जल होता है, उस जल में जो अकार्बनिक रसायन, घुलनशील जो अकार्बनिक रसायन होते हैं, ठीक है, जिनमें क्या क्या शामिल होता है, कैडमियम होता है, कैडमियम, पारा, निकेल आदि क्या होती हैं, शामिल होती हैं। ये क्या होती हैं, ये प्रदूषकों को निर्मित करती हैं। कौन, जल में जो घुलनशील अकार्बनिक रसायन होते हैं, वे अकार्बनिक रसायन क्या करते हैं, प्रदूषकों को निर्मित करती हैं। कहाँ पर, जल में। ठीक है, और प्रदूषित जल में पाए जाने वाले जो प्रदूषक होते हैं उनमें कार्बनिक रसायन पदार्थ भी शामिल होता है। ठीक है, और जल में जो पेट्रोलियम के उत्पाद होते हैं वे भी क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को प्रदूषित कर देते हैं। ठीक है, जैसे महासागरों में जब तेल की रिसाव तेल रिसाव की घटना जो होती है वो भी प्रदूषित करती है। ठीक है, महासागरों में तेल का रिसाव होता है वो भी क्या करता है, जलीय निकाय को प्रदूषित कर देता है। और जो कीटनाशक होते हैं, कीटनाशक भी क्या करते हैं, जल को प्रदूषित करते हैं। ठीक है, और कुछ औद्योगिक रसायन हैं, वो औद्योगिक रसायन भी क्या करते हैं, जल को प्रदूषित करते हैं। ठीक है, जैसे पॉली क्लोरीनेटेड बाइफिनाइल्ड, पीसीबी। ठीक है, पॉली क्लोरीनेटेड बाइफिनाइल्ड, ये क्या करते हैं, ये भी जल को प्रदूषित करते हैं। ठीक है, ये पॉली क्लोरीनेटेड बाइफिनाइल्ड होते क्या हैं, तो इनका जो है डिटर्जेंट उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इनको कैंसर रोग के कारक के रूप में भी जाना जाता है। और वर्तमान में उपलब्ध जो अधिकांश डिटर्जेंट है ना, वे क्या है, जैव निम्नीकरणीय है। ठीक है, जैव निम्नीकरणीय, हमने आपको बताया था एक दिन कि जैव निम्नीकरणीय क्या होता है और अजैव निम्नीकरणीय क्या होता है। तो जैव निम्नीकरणीय डिटर्जेंट को जीवाणु क्या करते हैं, निम्नीकृत करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं सुपोषी झील से संबंधित हैं, पोषक तत्वों की निम्न मात्रा। ठीक है, पोषक तत्वों की निम्न मात्रा, ये गलत बात है, क्योंकि जब सुपोषण की प्रक्रिया होती है तो वहाँ पोषक तत्वों की क्या होती है, अधिक मात्रा हो जाती है। ठीक है, ये गलत हो जाता है, सुपोषण में पोषक तत्वों की मात्रा अधिक हो जाती है। ठीक है, जैव विविधता का ह्रास। ठीक है, जो जैव विविधता होती है उसका ह्रास तो हो ही जाएगा भाई साहब। यहाँ पर जब जल क्या हो जाएगा, जहरीला हो जाएगा, तो जैव विविधता का ह्रास तो होना ही है। घुलित ऑक्सीजन की उच्च मात्रा। ठीक है, घुलित ऑक्सीजन की उच्च मात्रा, भाई ऑक्सीजन का यहाँ पर क्या हो जाता है, ह्रास हो जाता है, ऑक्सीजन नष्ट हो जाता है, इसलिए घुलित ऑक्सीजन की उच्च मात्रा नहीं कह सकते हैं। ठीक है, शैवाल की अत्यधिक वृद्धि, हाँ शैवाल की बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है। ठीक है, तो इतना याद रखिए। हमारा 2 और 4 ऑप्शन क्या है, सही है, इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा।
निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड की स्थापना की गई थी? ठीक है, भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड की स्थापना जो है वो पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 किसके तहत? पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम 1960 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, जीव जंतु कल्याण बोर्ड जो है वह पशुओं के कल्याण से संबंधित कानूनों पर, जो कानून बनते हैं उन पर क्या करता है? सांविधिक सलाह देता है। ठीक है, ये देश में पशु के कल्याण को बढ़ावा देता है। और इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ है? हरियाणा में है। ठीक है, मुख्यालय कहाँ है? हरियाणा में। इसका मुख्यालय हरियाणा में एक बल्लभगढ़ है। ठीक है, हरियाणा के बल्लभगढ़ में इसका मुख्यालय है। और याद रखिए कि इसका जो मुख्यालय है पहले चेन्नई में था, किंतु अब बाद में ट्रांसफ़र होकर के कहाँ गया? हरियाणा के बल्लभगढ़ में आ गया। ठीक है, ये जो भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड है वह पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम 1960 के तहत तो गठित है। और यह जो मत्स्य पालन, पशुपालन तथा डेयरी मंत्रालय है उसको परामर्श देता है। ठीक है, इसकी स्थापना की यदि बात करें तो स्थापना इसकी 1962 में हुई थी। ठीक है, उक्त अधिनियम के द्वारा जो बता दिया हूँ पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, इसके तहत इसकी स्थापना की गई थी 1900। हाँ, तो इसमें एक नाम बहुत अच्छा है, उसको याद रखिए, श्रीमती रुक्मणी देवी अरुंडले, स्वर्गीय श्रीमती रुक्मणी देवी अरुंडले। ठीक है, इनके नेतृत्व में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, इसमें 28 सदस्य होते हैं। ठीक है, 28 सदस्य होते हैं, 28 सदस्य होते हैं जिनका कार्यकाल क्या होता है? 3 वर्ष होता है। ठीक है, कार्यकाल क्या होता है? 3 वर्ष होता है। ये कार्य क्या करता है? ठीक है, अथवा हाँ जो, चलिए ठीक है, बस इतना ही जानते हैं, अगला देखते हैं क्या कह रहा है। महानंदा नदी, ठीक है, जो गंगा नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है, किन राज्यों से प्रवाहित होती है? ठीक है, महानंदा नदी जो है ना, वो पहली बात तो गंगा की क्या है? एक सहायक नदी है। और गंगा की सहायक नदी है, ये बंगाल से होते हुए जा करके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, कहाँ गिरती है? बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, ये बिहार से होते हुए, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश में नहीं है। ठीक है, इसको काट दीजिए। ये बिहार से होकर के और पश्चिम बंगाल से होकर के जाती है। ठीक है, बिहार में भी ये पूर्णिया, किशनगंज, अररिया और कटिहार, इन जिलों से गुजरती हुई पश्चिम बंगाल में जो मालदा है, ठीक है, दिनाजपुर है और दार्जिलिंग है, तो इन जिलों से होते हुए ये गुजरती है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए, 1 और 3 ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन से कारण मरुस्थलीकरण के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं? ठीक है, मरुस्थलीकरण मतलब जहाँ पर बालू ही बालू हो जाए। ठीक है, जहाँ की भूमि में अन्न उत्पन्न न हो सके, ऐसी मरुभूमि। ठीक है, तो उसमें कारण क्या हो सकता है? कारण आप स्वयं भी बता सकते हैं। देखिए, जब वनस्पति के आवरण का अभाव हो जाता है ना, मतलब वनस्पति वहाँ पर नहीं रहती है, तो हरियाली इत्यादि नहीं रह जाती है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है? मरुस्थल उत्पन्न होता है। ठीक है, ये कारण ये हो गया। जल अपरदन, ठीक है, जल अपरदन भी एक इसमें कारण है। ठीक है, अतिचारण, ठीक है, यदि वहाँ पर बहुत ज़्यादा उसकी चराई कर ली जाए, वहाँ पर चराई बहुत ज़्यादा होने लगे, ठीक है, तो भी क्या होता है? मरुस्थल में बदल जाता है। ठीक है, और कर्तन दहन प्रणाली,
ये भी क्या है, मरुस्थलीकरण का कारण बनता है। ठीक है, तो कई चीज़ें हैं, तो चारों ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएंगे। देखिए, जो भारतीय वन अधिनियम 1927 है, उसके यदि उद्देश्यों की बात की जाए, ठीक है, तो इसका उद्देश्य है वनों की सुरक्षा करना तथा वन उत्पादों का न्यायसंगत उपयोग करना। ठीक है, जो वन है उन वनों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना तथा वन उत्पादों का न्यायसंगत उपयोग करना। ठीक है, वन उपज के वाहन और वनोपज के उद्ग्रहणीय शुल्क को विनियमित करना। ठीक है, ये जो भारतीय वन अधिनियम 1927 है, किसी क्षेत्र को आरक्षित वन के रूप में, संरक्षित वन के रूप में या ग्राम वन के रूप में घोषित करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं की व्याख्या करता है। ठीक है, भारतीय वन अधिनियम 1927 जो है वह किसी क्षेत्र को आरक्षित वन, संरक्षित वन और ग्राम वन, तीन प्रकार के वन होते हैं। कौन? आरक्षित वन, संरक्षित वन और ग्राम वन। इनको घोषित करने हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का व्याख्या करता है। ठीक है, आरक्षित वन क्या होते हैं? तो आरक्षित वन की यदि बात की जाए तो आरक्षित वन जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा प्रतिबंधित वन होते हैं। आरक्षित वन क्या होते हैं? सबसे ज़्यादा प्रतिबंधित वन होते हैं। आरक्षित वन सबसे ज़्यादा प्रतिबंधित वन होते हैं। ठीक है, जो राज्य सरकार के द्वारा ऐसी किसी वन भूमि या बंजर भूमि को जो सरकार की संपत्ति है में गठित किए जाते हैं। ठीक है, अर्थात राज्य सरकार क्या कर सकती है, कोई भूमि हो, वन भूमि हो या बंजर भूमि हो, जो राज्य सरकार की संपत्ति है, ठीक है, उनको आरक्षित वन के रूप में गठित कर सकती है। और जो आरक्षित वन होते हैं उनमें जो स्थानीय लोग हैं उनको किसी वन अधिकारी द्वारा व्यवस्थापन जब व्यवस्था किया जाता है उस समय विशेष अनुमति के बिना आवाजाही उसमें प्रतिबंधित की जा सकती है। ठीक है, अर्थात इसमें जो स्थानीय लोग हैं उन स्थानीय लोगों को की आवाजाही को प्रतिबंधित किया जा सकता है। ठीक है, और जो संरक्षित क्षेत्र होता है, संरक्षित वन होता है, संरक्षित वन का अभिप्राय क्या है कि जो राज्य सरकार है किसी वन भूमि जो आरक्षित वन में सम्मिलित नहीं है, ठीक है, आरक्षित वन से सम्मिलित नहीं होनी चाहिए, किंतु सरकार की संपत्ति होनी चाहिए। भाई सरकार की संपत्ति होगी तभी तो कर सकता है। उन भूमि को क्या कर सकता है, संरक्षित वनों के रूप में वो गठित कर सकते हैं। और ऐसे वनों के संबंध में राज्य उत्तर प्रदेश सरकार मतलब जो राज्य सरकार होती है वह नियम भी जारी कर सकती है। और ग्राम वन क्या होते हैं? ग्राम वन की यदि बात की जाए तो ये ऐसे वन होते हैं जिसमें राज्य सरकार किसी भूमि के प्रति या उस भूमि पर जो आरक्षित वन घोषित कर दी गई है, ठीक है, उस वन के राज्य अधिकार किसी ग्राम समुदाय को समनिर्दिष्ट कर सकते हैं। ठीक है, और जो राज्य सरकार है और संरक्षित जो वन होते हैं उनमें किन्हीं वृक्षों या वृक्ष के वर्गों के को आरक्षित घोषित कर सकते हैं, अर्थात इसको कोई नहीं काटेगा ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। यह वन उपज के अभिवहन और वन उपज उद्ग्रहण शुल्क को विनियमित करता है। सही बात है। यह किसी क्षेत्र को आरक्षित वन घोषित करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की व्याख्या करता है। सही बात है। राज्य सरकार किसी भी ग्राम समुदाय को आरक्षित वन की किसी भी भूमि पर सरकार के अधिकार सौंप सकती है। ये भी कथन क्या है? सही है। तीनों कथन हमारे सही है। निम्नलिखित में से किन प्रदूषकों को विषाक्त कणिकीय पदार्थ के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? ठीक है, तो शीशा हो गया, ये भी विषाक्त कणिकीय पदार्थ है। कैडमियम, पारा, एस्बेस्टस, निकेल सभी क्या है यहाँ पर? ये विषाक्त कणिकीय पदार्थ हैं। ठीक है, हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा।
अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के निर्गमन के परिणाम स्वरूप होती है। ठीक है, सही बात है। ये क्या होती है? सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के निर्गमन के परिणाम स्वरूप होती है। सही बात है। अम्ल वर्षा फसलों की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को घोलकर पृथक कर देती है। सही बात है। अम्ल वर्षा का पीएच मान 6 से 7 के मध्य होता है। ठीक है, ये ऑप्शन गलत हो जाता है। जो अम्ल वर्षा है उसका पीएच मान क्या होता है? तो 5.6 हो जाता, हाँ 5.6 होता है। ठीक है, इसलिए गलत है। अम्ल वर्षा जल के पाइपों का संरक्षण करती है, जिसके परिणामस्वरूप भारी धातुएं पेयजल में मिल जाती हैं। सही बात है। भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों में पवन ऊर्जा के उत्पादन की संभावनाएं हैं? ठीक है, देखिए भारत में जो तटीय क्षेत्र है, ठीक है, जैसे तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, केरल हो गया, कर्नाटक हो गया, गुजरात हो गया, ये सब तटीय क्षेत्र ही तो हैं। तो इनमें क्या है, जो पवन ऊर्जा है उनके उत्पादन की अत्यधिक संभावना है। ठीक है, याद रखिए। तो चारों प्रदेश हैं, इनमें क्या है, चार ऑप्शन सही हो जाएंगे। डी ऑप्शन। जैव विविधता हॉटस्पॉट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? जैव विविधता हॉटस्पॉट, ये क्या होता है भाई साहब? तो जो जैव विविधता हॉटस्पॉट है, इसकी संकल्पना नॉर्मन मायर्स, ठीक है, ने प्रस्तुत की थी 1988 में। 1988 में इन्होंने क्या की थी? जर्मन नायर्स ने जैव विविधता हॉटस्पॉट की संकल्पना को प्रस्तुत किया था। ठीक है, जो हॉटस्पॉट क्षेत्र होते हैं उनके लिए दो मानदंड होना बेहद आवश्यक है। जैसे एक प्रजाति स्थानिकता, दूसरा संकट की श्रेणी। ठीक है, प्रजाति स्थानिकता क्या होती है? तो प्रजाति स्थानिकता का अर्थ ये है कि यहाँ पर कम से कम 1500 पादप विद्यमान होने चाहिए। ठीक है, पादप मतलब हरे भरे पादप विद्यमान होना चाहिए। जहाँ पर जैव विविधता हॉटस्पॉट आप घोषित कर रहे हैं वहाँ पर 1500 लगभग पादप विद्यमान होने चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर पृथ्वी पर कहीं और नहीं पाई जाने वाली वनस्पति का उच्च प्रतिशत होना चाहिए। ठीक है, याद रखिए, कहीं न पाई जाने वाली जो वनस्पति होती है उस वनस्पति का यहाँ पर उच्च प्रतिशत होना चाहिए। ये हो गई प्रजाति स्थानिकता। दूसरा संकट की श्रेणी। ठीक है, संकट की श्रेणी का अभिप्राय ये है कि ऐसा क्षेत्र जिसका 70% से अधिक मूल प्राकृतिक पर्यावास नष्ट हो चुका हो। ठीक है, अर्थात जो मूल प्राकृतिक पर्यावास हो क्या हो? संकटग्रस्त हो। तो क्या होता है? उसे जैव विविधता हॉटस्पॉट घोषित किया जा सकता है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। यह किसी क्षेत्र में वनस्पति और जंतु संबंधी स्थानिकता का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, सही कह रहा है, यह किसी क्षेत्र में वनस्पति और जंतु संबंधी स्थानिकता का प्रतिनिधित्व करता है। कथन एकदम सही है। इसे प्रकृति के लिए विश्वव्यापी निधि द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN के सहयोग से घोषित किया गया है। ठीक है, ये गलत हो जाता है क्योंकि इसको जो कंजर्वेशन इंटरनेशनल है उसके द्वारा इसको क्या किया गया है? घोषित किया गया है। ठीक है, न कि WWF और IUCN के द्वारा। ठीक है, दूसरा गलत हो जाता है, ये ऑप्शन हमारा सही है। पादपों की वृद्धि पर तुषार के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, कोई भी पारिस्थितिक तंत्र हो, उस पारिस्थितिक तंत्र के मुख्यतः दो घटक होते हैं। ठीक है, एक तो जैविक घटक होते हैं और एक अजैविक घटक होते हैं।
जो जैविक और अजैविक घटक होते हैं ये पारिस्थितिकी तंत्र के लिए, ठीक है, और पर्यावरण के लिए क्या होते हैं, एक समान ही होते हैं, ठीक है। ये किसी जीव की उत्तरजीविता को निर्धारित करते हैं। इनमें से कोई एकल कारक या घटक भी जीव की विभिन्नता को सीमित कर सकता है, ठीक है। देखिए जैविक कारक का मतलब होता है जो जीव हैं वही जैविक कारक हैं, ठीक है। और अजैविक कारक का अभिप्राय क्या है कि जैसे ऊर्जा हो गई, विकिरण हो गया, तापमान इत्यादि हो गया, ठीक है, ऊष्मा का प्रवाह, जल, तुषार, मतलब जो जीव नहीं है, ठीक है, जो जीव नहीं है वही अजैविक कारक है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। जिनमें जीव नहीं होता है वही क्या है, अजैविक कारक हैं। वृक्ष कभी अजैविक कारक हो सकता है नहीं, क्योंकि उसमें जीव होता है, ठीक है। तो याद रखिए जिसमें जीव होता है वे जैविक कारक है और जिनमें जीव नहीं होता है वे अजैविक कारक हैं, ठीक है। जैसे अजैविक कारक में ऊर्जा हो गई, विकिरण हो गया, तापमान हो गया, ऊष्मा हो गया, जल, तुषार, वायुमंडलीय गैसें, वायु, अग्नि, गुरुत्व, स्थलाकृति, मृदा, भूगर्भिक आधार आदि सब क्या हैं, अजैविक कारक ही हैं, ठीक है। जो तुषार होता है उसका पादपों की वृद्धि पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होती है, मृदा में जो उपस्थित नमी होती है वह कम हो जाती है, जम जाती है, ठीक है। और जो लवण है उनकी सांद्रता और कोशिकाओं के निर्जलीकरण में वृद्धि हो जाती है, ठीक है। और ये जो है वो कैंकर रोग का कारण बन जाता है। क्या होता है, कैंकर रोग का कारण बन जाता है, ठीक है। देखते हैं क्या कह रहा है, यह कोशिका में लवणों की सांद्रता में वृद्धि करता है, ठीक है, सही बात है। यह कोशिका में लवणों की सांद्रता की वृद्धि करता है, ऑप्शन 1 हमारा सही हो जाएगा। यह कैंसर रोग का कारण बनता है, कैंकर रोग का कारण बनता है, दोनों ऑप्शन हमारा सही है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से सरित जलीय पारितंत्र के उदाहरण हैं, ठीक है, सरित पारितंत्र, ठीक है। चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं, ठीक है। देखिए पारितंत्र दो प्रकार के होते हैं मुख्यतः, एक तो स्थलीय पारितंत्र होता है, दूसरा जलीय पारितंत्र होता है, ठीक है। स्थलीय पारितंत्र क्या होता है, जिसमें स्थल भाग आता हो, ठीक है, पर्वत, पहाड़, भूमि, मैदान, ठीक है, ये सब क्या है, स्थलीय पारितंत्र है। और जलीय पारितंत्र का अभिप्राय क्या है, जहाँ पर जल आता हो, ठीक है, जैसे तालाब, झील, नदी, खारा जल, समुद्र, ज्वार, नदमुख इत्यादि जो होते हैं सब क्या है, ये जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में आते हैं, ठीक है। अब देखिए जो जलीय पारितंत्र होता है ना, वो भी दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। जलीय पारितंत्र कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक तो होता है मीठे जल का पारितंत्र, मीठे जल का पारितंत्र, और दूसरा क्या होता है, खारे जल का पारितंत्र, ठीक है। मीठे जल का पारितंत्र और दूसरा खारे जल का पारितंत्र। तो जो मीठे जल का पारितंत्र होता है, मीठे जल का पारितंत्र, ठीक है, मीठे जल का पारितंत्र दो प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है सारो पारितंत्र, सारो पारितंत्र, और दूसरा होता है सरित पारितंत्र, ठीक है। सारो पारितंत्र का अभिप्राय क्या है, जो स्थिर रहता हो, ठीक है, क्या रहता हो, स्थिर रहता हो, स्थिर। और सरित पारितंत्र का अभिप्राय क्या हो, जो क्या होता हो, प्रवाह, जो प्रवाही होता हो, प्रवाही अर्थात जिसका प्रवाह होता हो वही सरित पारितंत्र कहलाता है, ठीक है। दो प्रकार के, पहली बात तो दो प्रकार के पारितंत्र होते हैं, स्थलीय पारितंत्र, जलीय पारितंत्र। स्थलीय पारितंत्र क्या होगा, पर्वत पहाड़ हो गया, और भूमि हो गई, मैदान हो गए, ठीक है। जलीय पारितंत्र क्या होता है, तो जलीय पारितंत्र हो गया तालाब, झील, सरिता, खारे जल, समुद्र का जल, नदमुख इत्यादि, ठीक है, ये हो गए जलीय पारितंत्र। हमने देखा जलीय पारितंत्र दो भागों में उसको विभक्त करते हैं, खारे जल का पारितंत्र और एक मीठे जल का पारितंत्र। जो मीठे जल का पारितंत्र है वह दो प्रकार का होता है, ठीक है, सरित पारितंत्र और सारो पारितंत्र। जो सारो पारितंत्र होता है वह स्थिर होता है, जो कहीं जाता नहीं है, ठीक है, अपने जगह पर स्थिर रहता है। और सरित पारितंत्र
हमेशा प्रवाहित होता रहता है। ठीक है, तो सारोपारी तंत्र जो है, सारोपारी तंत्र जो होता है, इसमें क्या क्या आ सकते हैं? तो इसमें तालाब आ सकता है। तालाब कहीं जाता है क्या? तालाब कभी कहीं नहीं जाता है। ठीक है, तालाब हो गया, खाई हो गई, ठीक है, पोखरा हो गया, द्रोणी हो गया, कच्छ क्षेत्र हो गए, अनूप क्षेत्र, झीलें हो गई। ठीक है, तो ये सब क्या है? इन सब का जल कहीं भी जाता नहीं, अपने स्थान पर स्थिर रहता है। और दूसरा होता है सरित पारितंत्र। सरित पारितंत्र जो है वो किसे कहते हैं? तो सरित पारितंत्र में नदी हो गए, नाले हो गए, नहर हो गई, खाड़ी हो गए, ठीक है, तालाब हो गया, झरना हो गया, ये क्या है? ये सब हो गए सरित पारितंत्र। ठीक है, लोटिक इकोसिस्टम। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन से सरित जलीय पारितंत्र के उदाहरण है? ठीक है, तो सरित जलीय पारितंत्र का अभिप्राय आपने समझा, आप इसका उत्तर दे दीजिए। झरने झरने, हाँ झरने हो सकते हैं। ठीक है, और अनूप क्षेत्र नहीं हो सकते, कच्छ क्षेत्र नहीं हो सकते, सरिताएं, सरिताएं मतलब नदियाँ। ठीक है, नदियाँ क्या हो सकती है? इसका उदाहरण हो सकती है। तो 1 और 4 हमारा सही है, 1 और चौथा ऑप्शन सही है। अपघटन की प्रक्रिया में निम्नलिखित सम्मिलित विभिन्न चरणों के संदर्भ में विज्ञान पर विचार कीजिए। ठीक है, निच्छालन, खनिजीकरण, अपचयन, अपचयन। ठीक है, निच्छालन क्या होता है? तो निच्छालन की यदि बात की जाए तो जो कार्बनिक जल का विलय करने, विलायक, जल के विलायक जो अकार्बनिक पोषक तत्व होते हैं, वो क्या होते हैं? जो भूमि, जो मृदा परिच्छेदिका होती है, ठीक है, उस मृदा परिच्छेदिका में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, और उनमें जो अनुपलब्ध लवण है उनके रूप में क्या हो जाते हैं? अंतःक्षेपित हो जाते हैं। ठीक है, जिससे निच्छालन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो याद रखिए ये क्या होता है? इसके अंतर्गत जो जल विलायक अकार्बनिक पोषक तत्व हैं वो मृदा में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, दूसरा खनिजीकरण की यदि बात करें, खनिजीकरण क्या है? खनिजीकरण, खनिजीकरण क्या है? खनिजीकरण वही है कि ह्यूमस पुनः कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा खंडित हो जाता है। ठीक है, जो ह्यूमस होता है वो सूक्ष्म जीवों के द्वारा उसको पुनः खंडित कर दिया जाता है और अकार्बनिक पोषक तत्व मुक्त होते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है? अकार्बनिक पोषक तत्व मुक्त हो जाते हैं, यही खनिजीकरण है। ठीक है, तीसरा अपचयन क्या होता है? ठीक है, अपचयन जो है वो जो जीवाणुवीय और कवकीय एंजाइम होते हैं, एंजाइम अपरद होते हैं, उनको सरल अकार्बनिक तत्वों में तोड़ दिया जाता है, वही क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। ठीक है, देखते हैं क्या कह रहा है। अपचयन, सूक्ष्म जीवों द्वारा ह्यूमस का निम्नीकरण, सूक्ष्म जीवों द्वारा ह्यूमस का निम्नीकरण जो है यह गलत हो जाता है। ठीक है, क्योंकि सूक्ष्म जीव द्वारा ह्यूमस का निम्नीकरण कहाँ किया जाता है? खनिजीकरण में किया जाता है। ठीक है, इसलिए क्या है? गलत है। खनिजीकरण का अभिप्राय क्या है? अपरद का सरल कार्बनिक पदार्थों में निम्नीकरण, अपरद का सरल कार्बनिक पदार्थों में निम्नीकरण, ये तो अपचयन की प्रक्रिया है, भी गलत हो जाता है। निच्छालन, मृदा में अकार्बनिक पोषक तत्वों का अंतःस्रवण, ये सही बात है। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी पारिस्थितिक तंत्र के विनाश के संभावित प्रभाव हैं? ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र के विनाश के संभावित प्रभाव हैं। ठीक है, जब पारिस्थितिकी तंत्र का विनाश होगा तो उससे क्या हो सकता है? ठीक है, देखिए वाष्पोत्सर्जन, वाष्प का उत्सर्जन तो होना ही है। ठीक है, वाष्प का क्या होगा?
जो वाष्प का उत्सर्जन है वाष्पोत्सर्जन में वृद्धि। जब पारिस्थितिकी तंत्र का विनाश हो जाएगा ना तो वाष्पोत्सर्जन फिर सही से नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये गलत हो जाता है पहला। दूसरा, भौम जल स्तर में गिरावट आ जाएगी, प्रजातियों एवं जैव भार की क्षति हो जाएगी। ठीक है, चलिए 2 और 3 ऑप्शन हमारा सही है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। जैविक पारस्परिक क्रिया। ठीक है, तो ये तो हम आपको कई बार बता चुके हैं। जैविक पारस्परिक क्रिया क्या होती है, एक बार फिर से जान लीजिए।